Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 13 of chapter 3 Clearing Settlement and Legal Framework. तो इससे पहले हम अपने 12 पार्ट्स में इस चैप्टर को थोड़ा थोड़ा कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो उनको पहले जाकर देख लीजिए, ठीक है. उसके बाद ये देखिए. और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो हमारा जो सिलेबस जब खत्म होगा उसके बाद मैं आपको 1 मार्क या 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कराऊंगी यहीं पर ही, ठीक है. तो आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा उससे, ठीक है. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो चलो आज इसको पढ़ेंगे. तो हम पहले बात कर लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं. तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो जो हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये उसके लास्ट टॉपिक्स हैं. 2 एक्ट हमको पढ़ने हैं, ठीक है. ये 2 एक्ट हमको पढ़ने हैं आज. तो ये एक्ट हम आज ही की इस वीडियो में पूरे कवर कर देंगे. बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखो गाइस, क्या है कि ये जो एक्ट्स हैं ये बहुत ही वास्ट है, ठीक है. तो इसको छोटी सी एक पेज में इसको कवर करना इट्स इम्पॉसिबल टू कवर दीज एक्ट्स, है ना. तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है. ये जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं तब मतलब वहाँ पे आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, लॉ की किताबें. मतलब लॉ जब करते हैं तो लोगों को पढ़नी पड़ती हैं किताबें. तो मतलब हम एक पेज में सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है. पर जो यहाँ पर जो चीज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है हम उसको कवर करेंगे बहुत अच्छे से. कि अगर आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है और उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बताओ, तो आप उसको बता पाएँ, ठीक है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये एक्ट को पढ़ने वाले हैं. तो हम लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ेंगे, ना ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप याद ही नहीं कर पाओगे. क्योंकि बहुत सारे सेक्शन दे रखे हैं, बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे सब क्लॉज ए बी सी डी और पता नहीं फलाना फलाना बहुत कुछ है, ठीक है. तो उसको याद करना इतना इजी नहीं है. तो जो कॉन्सेप्ट है मतलब जो फंडे हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है. उसके बाद तो कुछ भी पूछेगा कोई तो हम तो बता ही देंगे. ओके, तो चलो शुरू करते हैं इसको. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है. तो ये क्या कहता है? इन द सिक्योरिटीज मार्केट दी SCRA. अब SCRA यहाँ पर क्या है? SCRA इज सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 जो है वो है SCRA, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है. गवर्न्स द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर और रिलेटिंग टू परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज. मतलब कि अगर कोई खरीदना या बेचना होता है सिक्योरिटीज का तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को कौन गवर्न करता है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट गवर्न करता है, ठीक है. However, the provision of Indian Contract Act, ये जो बात है मतलब इसको, ये जो बात जो यहाँ पर लिखी है इसको आपको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है. चलो. However, the provision of Indian Contract Act 1872 also have a bearing on these securities contracts as this is a general act which governs the rights of parties, ठीक है. अब ये जो एक्ट, अब यहाँ पर हम एक बार इसको देख लेते हैं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या करता है, ठीक है. वो क्या करता है? also have a bearing on these securities contracts as this is a general act. मतलब कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो जनरल एक्ट है which governs the right of parties, rights of parties. मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, मतलब 2 या बायर होगा एक सेलर होगा ना, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज हो सकती है, एक तो नहीं होती, ठीक है. तो उन पार्टीज के जो राइट्स होते हैं उसके बारे में कौन बताता है हमको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, ठीक है. और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सब एजेंट क्या होता है, इस सबको हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दे रखी है उसकी, अब उसको हम देखेंगे, ठीक है. आपको दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट के अंतर्गत, वो उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सबसे पहले आ गया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट. चलो इसको पढ़ लेते हैं. According to section 2H of the Indian Contract Act 1872, मतलब कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 2H के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ठीक है. कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सिबल होता है बाय लॉ, मतलब कि रूल, मतलब कि कानून उनको उसको इन्फोर्स करता है. तो ये हमारे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिक्योरिटीज जब हम बेचते हैं तो उसके लिए कानून है, उसके लिए भी एक्ट्स है, ठीक है. Therefore, there has to be an agreement to create a contract, ठीक है. अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको सबसे पहले एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा. पहली बात क्या करना पड़ेगा आपको? अग्रीमेंट करना पड़ेगा. दूसरी बात आपको, यहाँ पर हम रेड ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है. दूसरी बात हमें क्या करना पड़ेगा? इट हैज़ टू सेटिस्फाई सर्टेन रिक्वायरमेंट मेंशन इन सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट. मतलब कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें, कुछ रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं जो कि फुलफिल करता होने चाहिए दोनों बंदे या दोनों एग्रीमेंट जो हमारा हो जाए, मतलब हो रहा है, ठीक है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है. The agreement has to be between parties competent to contract. मतलब कि अग्रीमेंट ऐसी पार्टीज के बीच में होना चाहिए जो कि करना चाहती हैं और वो कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. विद देयर फ्री कंसेंट, मतलब जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है. फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट,
एंड विद लॉफुल कंसिडरेशन। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, आप कहो कि भाई ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, अब मैं ड्रग्स को बेचने जा रहा हूँ, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आप किसी इंसान को बेच दो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट करके, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये गलत बात है, इलीगल चीज है, तो इसके लिए आपको बेयर करना पड़ सकता है। पर लॉफुल ऑब्जेक्ट सिक्योरिटीज में डील करना है इज लीगल, ठीक है। तो इट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट, और जो एग्रीमेंट आपके बीच में हो रहा है वो वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमको सबसे पहले एक अग्रीमेंट करना पड़ता है, और जो अग्रीमेंट हम करते हैं वो जो अग्रीमेंट में जो हमने एग्रीमेंट किया है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट में, जिसको फुलफिल करता होना चाहिए। अग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में होना चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट करें विद द लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। और वो जो अग्रीमेंट हो रहा है वो वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा, इसको एक बार देख लेते हैं, आगे कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, देखो, जब आप कभी कभी मान लो कि कोई ऐप आपने अभी अभी इंस्टॉल किया है अपने फोन में, ठीक है, तो क्या होता है वो आपको बोलता है अग्री अग्री अग्री, है ना, आई एम इन, तो उस तरीके से क्या है, तो आप उस पर क्लिक करते जाते हो अग्री अग्री अग्री, ठीक है। तो ये क्या है कि वो जो सिस्टम है, जो ऐप है, उसने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है जो कि वो दूसरी पार्टी को दे रहा है, ठीक है, वो उसका स्टैंडर्ड एक तरीके से, आप उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो, मतलब आपकी मर्जी करिए मैं इसको चेंज कर दूं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे कि आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो बैंक जो बैंकर होगा, मतलब जो लोन देने वाला होगा, वो आपसे बोलेगा कि भाई देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप इनको फुलफिल कर पाओगे, पढ़ लो इसको आराम से और उसके बाद सिग्नेचर कर दो। तो आपको वो ये तो ऑप्शन नहीं देता ना कि अपनी मर्जी से इसको चेंज कर लो, है ना, कि भाई बैंक कहता है कि हम 6% इंटरेस्ट लेंगे, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो 2% दे पाऊंगा, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ऐसे नहीं होता, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, एयरवेज, सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर, अदर बिजनेस में एक्सेट्रा, ठीक है, ऐसे आपको वहां पर ये मिलेंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या लिखा है कि अ स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इज अ प्री एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड ऑफ लीगल टर्म्स रेगुलरली यूज बाय बिजनेस एंटिटी और फर्म इन ट्रांजैक्शन विद कस्टमर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कस्टमर के संग ट्रांजैक्शन हो रही है तो उनका पहले से एक फॉर्म बना होता है, एक रिकॉर्ड बना होता है, कुछ लीगल टर्म्स होती है उनकी, उसको बस दूसरी पार्टी को बस फॉलो करना है, फॉलो कर सकते हो देन इट्स ओके, नहीं कर सकते हो तो गेट आउट, ठीक है, जाओ कहीं और, ऐसा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर, ठीक है, और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन, ठीक है। एजेंट क्या होता है, सबसे पहले वो समझो, ठीक है, इट्स अ लीगल अग्रीमेंट। मतलब एजेंट क्या होता है, एक पर्सन, जैसे कि हमने वो पढ़ा था कि हमारा जो स्टॉक ब्रोकर होता है वो एक एजेंट रखता है, किसको रखता है, सब ब्रोकर। ऑथोराइज्ड पर्सन भी जो स्टॉक ब्रोकर होता है उसके एजेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो वो स्टॉक ब्रोकर अपना काम हल्का करने के लिए क्या करता है, सब ब्रोकर रख लेता है, कुछ ऑथोराइज पर्सन रख लेता है, ठीक है। तो ये है, तो इस तरीके से होता है एजेंट। अभी हमें ये समझना है कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो इट इज अ लीगल फ्रेम अग्रीमेंट वेयर फर्स्ट पार्टी अग्री दैट द एक्शंस ऑफ सेकंड पार्टी बाइंड्स प्रिंसिपल टू लेटर अग्रीमेंट मेड बाय एजेंट। मतलब कि एक लीगल अग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो पहली पार्टी होती है वो अग्री करती है कि जो दूसरी पार्टी जो भी काम करेगी वो मेरी जिम्मेदारी होगी। मान लो कि मैंने आपको अपना एजेंट बना रखा है, ठीक है, आपने जाके कुछ तोड़फोड़ कर दी, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन बेयर करेगा, वो जिम्मेदारी मैं बेयर करूंगी, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या होता है, अभी यहाँ पे मैंने जो भी एक डेफिनेशन आपके सामने बोली थी, इट इज अ लीगल एग्रीमेंट वेयर फर्स्ट पार्टी अग्री दैट द एक्शंस ऑफ सेकंड पार्टी बाइंड्स प्रिंसिपल टू लेटर अग्रीमेंट मेड बाय एजेंट, ठीक है। ये मैंने जो बोली इसमें मैंने प्रिंसिपल वर्ड का यूज किया। तो प्रिंसिपल क्या होता है उसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स डन बाय एन एजेंट और द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल इन द सेम मैनर। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मोटा मोटा बस इतना समझ लो कि एक बंदा है, उसने अपना कोई एजेंट रखा है, अब उसका एजेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो होगा एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर उसने कुछ भी गलती कर दी या फिर उसने कुछ भी करा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा, उसके लिए जिम्मेदारी लेगा प्रिंसिपल, दैट इज जिसने उसको एजेंट बनाया है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हमारे यहाँ जो स्टॉक ब्रोकर, मैंने एग्जांपल लिया अभी, तो अगर सब ब्रोकर कुछ भी करता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, स्टॉक ब्रोकर उसकी जिम्मेदारी लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एन एजेंट हैज अ डुअल कैपेसिटी, वन
ही सर्व्स एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिज प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक ब्रोकर है, यहाँ पर सब ब्रोकर है, यहाँ पर भाई दूसरा पर्सन है। ठीक है, अब स्टॉक ब्रोकर सीधे इसके पास नहीं जा पा रहा तो क्या करेगा, पहले इसके पास जाएगा और ये जो है वो इसके पास जाएगा। ठीक है, ये भी इसके पास जा रहा है, ये भी इसके पास जा रहा है। तो ये जो बीच वाला है, जो एजेंट है हमारा, वो एक कनेक्टिंग लिंक बना रहा है थर्ड पर्सन के बीच में भी और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच में। ठीक है, एंड सेकंड ही कैन हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद हिज प्रिंसिपल, और अपने प्रिंसिपल मतलब कि जो स्टॉक ब्रोकर है इसके साथ में, इसको थोड़ा साफ करते हैं, है ना, ये सब ब्रोकर है, ये स्टॉक ब्रोकर है, ये सब ब्रोकर है। ठीक है, ये छोटा है इसलिए, तो इसके संग इसका क्या होता है, प्रिंसिपल, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, सब एजेंट क्या होता है। ज्यादा खिचड़ी पक अगर बताऊंगी तो खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए ज्यादा नहीं बता रही हूँ। ठीक है, सब एजेंट, अगर आपको इसको पढ़ते समय अगर मान लो उसको खुद भी मतलब अपने इंटरेस्ट से अगर आप पढ़ रहे हो और कोई भी डाउट आ रहा है तो उसको पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, जरूर पूछ लेना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सब एजेंट क्या होता है, अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ द एजेंसी। ठीक है, अब मैंने बोला कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर थी, मैंने अपने लिए एक सब ब्रोकर रखा। अब सब ब्रोकर का भी काम ज्यादा हो गया तो उसने क्या करा, उसने एक और एजेंट रख लिया। ठीक है, उसने एक और एजेंट रख लिया, तो ये क्या है, ये सब एजेंट है। ठीक है, बस सिंपल, और कुछ है ही नहीं इसमें। चलो अब आ जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इनकम टैक्स एक्ट में भी जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको ही हम पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ नहीं, एक एक लाइन पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको जितना समझ में आ रहा है वो भी गायब हो जाएगा। चलो, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू इनकम टैक्स एज आर फॉलो। सम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं डोमेस्टिक कंपनी। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में अगर हम देखें तो डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है ये बताएगा। डोमेस्टिक कंपनी मतलब होता है भाई देखो, कोई भी इंडियन कंपनी और एनी अदर कंपनी विच इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। मान लो कि कोई भी इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, ठीक है, या फिर कोई भी कंपनी जो इनकम टैक्स इंडिया में भर रही है। ठीक है, मतलब इस एक्ट के अंतर्गत वो टैक्स भर रही है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर वो अगर टैक्स भर रही है तो वो एक डोमेस्टिक कंपनी है। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो अब आगे आ जाते हैं, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड, इसको आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे होगे भाई। डिविडेंड आपको वैसे तो पता होगा कि डिविडेंड क्या होता है, जब हम जैसे इक्विटी खरीदते हैं या फिर हमारा हम कुछ भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको जो प्रॉफिट होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जैसे कि हम लोन में इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो यहाँ पर जब हम शेयर खरीदते हैं तो जो कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। ठीक है, तो ये तो हमें पता है मोटा मोटा डिविडेंड होता क्या, बट इस एक्ट में जो सेक्शन 2 है उसका क्लॉज 22 है, वो डिविडेंड को कैसे बताता है उसको एक बार देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो आपके लिए ईजी रहेगा, जो आपको अंडरस्टैंडेबल होगा उसी को मैं बताऊंगी। ठीक है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, मतलब कि अक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा, मतलब कि कंपनी के पास अगर कुछ भी प्रॉफिट्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं और उसको वो डिवाइड कर रहा है, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, दैट इज डिविडेंड। ठीक है, ये डिविडेंड होता है। ठीक है, और आगे क्या आगे आ जाता है हमारा, आगे हम देख लेते हैं, ये है हमारा इधर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस। ठीक है, कंपनी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, मतलब कि अपने जो जिन शेयर होल्डर्स ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा हुआ है, अगर वो उनको कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पैसा, मतलब कि अगर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बाय वे ऑफ बोनस, अगर बोनस देती है तो दैट इज ऑल्सो भी टर्म्ड एज डिविडेंड। ठीक है, उसको भी हम डिविडेंड कह देंगे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन। ठीक है, अगर लिक्विडेशन मतलब मान लो कि कंपनी अगर बंद हो रही है, कंपनी ठप हो गई है, अभी कंपनी बंद हो गई है, ठीक है, तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर शेयर होल्डर को कंपनी के द्वारा किया जाएगा, उसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को, तो वो क्या होगा, वो डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है, तो अभी हम डिविडेंड में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपसे कहीं भी मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ रहा है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि डिविडेंड क्या है, तो इसमें से 1, 2 या फिर 3 मतलब आपको जितने भी बता गए हैं तो वो इजी है, क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी आप डी और ई देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो, बाकी मतलब थोड़ा सा टफ है इसलिए मैंने वो नहीं बताया। ठीक है, बट डिविडेंड डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, अब कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो कि पैसा देती है कंपनी पर वो डिविडेंड नहीं होता। ठीक है, जो चीजें को हम डिविडेंड में काउंट नहीं करते, अब वो ऐसी कौन सी चीज होती है उसको देख लेते हैं। एनी एडवांस और लोन मेड टू अ शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी। ठीक है, अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लोन दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको डिविडेंड दे रही है। ठीक है, वो लोन है जो कि वो कंपनी उससे ले लेगी वापस। ठीक है, उसके पैसे वो कंपनी वापस ले लेगी उससे, वो डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड कंपनी देने के बाद वापस नहीं लेती है। ठीक है,
तो ये डिविडेंड नहीं हुआ। अगर लोन देती है कंपनी तो डिविडेंड नहीं कहते उसको, ठीक है। एनी पेमेंट मेड बाय a company on purchase of its own shares from a shareholder in accordance with the provision, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोल रही है, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पर लिखा नहीं है पर इसका मतलब है बाय बैक, ठीक है, बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब बाय बैक ऑफ शेयर्स अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि देखो, एक तो वो होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एज अ शेयर होल्डर आई विल बाय सम शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। बट क्या होता है, और कंपनी शेयर क्यों देती है, जब उसके पास कैपिटल की कमी होती है, ठीक है। अभी क्या है, मान लो कि मैं एक दूसरी कंपनी थी भाई, मैंने जिस कंपनी में शेयर खरीदे थे, अब उस कंपनी के पास ढेर सारा पैसा आ गया, तो वो सोच रही है यार अब मैं अपनी हिस्सेदारी, अपना जो मेरा मालिकाना हक है, जो मेरा ओनरशिप राइट्स है, वो मैं किसी और को क्यों दूं, है ना। तो जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, एक काम करता हूँ, उनसे अपने शेयर वापस ले लेता हूँ, ताकि उनको मैं उनके पैसे दे दूंगा वापस और वो मेरे शेयर दे देंगे। तो क्या होगा, ज्यादा ओनरशिप अब कंपनी की उस मालिक की हो गई जो कि पहले उससे छीन ली गई थी, मतलब एक तरीके से उसके पास से हट गई थी क्योंकि बस के पैसे नहीं थे। तो इसको क्या बोलते हैं, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से शेयर खरीद लेती है तो उसे बोलते हैं बाय बैक, ठीक है। तो यहाँ पर जो बाय बैक है तभी भी क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर्स से शेयर ले रही है तो उसको उसका पैसा भी तो देगी, है ना। और जब पैसा देगी तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने डिविडेंड दे दिया, वो उसने अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट दी है, ठीक है। तो उस पेमेंट को हम डिविडेंड नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे कि बाय बैक हुआ है शेयर्स का, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स परसुएंट टू अ डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ डीमर्ज्ड कंपनी। अब मान लो कि कोई भी कंपनी अपने शेयर, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, मतलब शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है जिसमें मर्ज हो रही है कंपनी, ठीक है, मतलब जिसमें मर्जर हो रहे हैं आफ्टर मर्जरिंग द कंपनी। अब मान लो कि मैंने किसी कंपनी में मैंने शेयर खरीदे थे, अब वो कंपनी दूसरी कंपनी में वो मर्ज हो रही है, ठीक है। तो अभी मुझे वहां से कुछ शेयर्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या है, डिविडेंड इनकम अभी मैंने आपको वैसे भी बता दिया कि डिविडेंड इनकम क्या होता है। ये सेक्शन 8 में लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ इंक्लूजन इन द टोटल इनकम ऑफ एन एसईसी, ठीक है। एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय इट विद इन द मीनिंग ऑफ सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी, सब क्लॉज ई ऑफ क्लॉज 22 ऑफ सेक्शन 2 शुड बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब ये देखा कितना फैल गया एकदम, ए बी सी डी, मतलब इसको याद करना मुश्किल बात है, ठीक है। तो अभी बस इतना याद करेंगे कि डिविडेंड इनकम क्या है। डिविडेंड इनकम, इट इज एन इनकम गिवन बाय अ कंपनी टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम इट्स अर्निंग्स फ्रॉम स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। कंपनी अपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से अगर कुछ भी पैसा कमा रही है और वो पैसा कमाने के बाद अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, दैट इज डिविडेंड, ओके। तो इसको भी अगर आपको याद करना है तो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। एनी इंटरिम डिविडेंड शुड बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है। कोई भी इंटरिम अगर डिविडेंड दिया जा रहा है तो भी उसको बोला जाएगा कि इनकम है ये प्रीवियस ईयर की। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्या है, अब मतलब कि किस किस चीज को इंटरेस्ट माना जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्लॉज 28B ऑफ सेक्शन 2 मीन्स इंटरेस्ट ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज पे अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी इशूड बाय, कोई भी इंटरेस्ट आपको डिबेंचर कोई भी सिक्योरिटीज पे अगर मिल रहा है तो वो है वो उसको इंटरेस्ट बोला जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कैपिटल एसेट पे। कैपिटल एसेट कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अब आपको पता है कि लॉन्ग टर्म क्या है, मतलब कि जो लंबे समय तक लगी हुई है, शॉर्ट टर्म जो कि कम टाइम के लिए लगी, लेस देन 36 मंथ, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मीन्स अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ, मतलब कि 36 मंथ से ज्यादा हो जाते हैं तो अगर वो लॉन्ग टर्म में आ जाती है, पर अगर 36 से कम रहती है अगर, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होती है। चलो अब आ जाते हैं, हमारा कैपिटल गेन क्या होता है। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ये कि कैपिटल गेन क्या होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपसे ये पूछा जा सके। एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ठीक है। कैपिटल गेन क्या है, अब कैपिटल को बेच के या फिर कैपिटल को खरीद के अगर आपको कोई भी गेन हो रहा है तो दैट इज कैपिटल गेन, ठीक है। एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शुड हैव अदरवाइज, ठीक है। ये सब है। तो अगर आपको कोई भी तरीके की अपनी कैपिटल एसेट बेच के या फिर उसको मतलब उसको ट्रांसफर करके कोई भी किसी भी तरीके का गेन होता है तो क्या है वो कैपिटल गेन है। इसमें ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ,
टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स, तो टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन्स में भी हमारा वही आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है। मीन्स कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म, ठीक है, कोई ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर हमारी हम ट्रांसफर कर रहे हैं और उससे अगर हमें कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ कैपिटल गेन हो रहा है, तो दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं और अगर उससे कुछ पैसा मिल रहा है, तो दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वेरी सिंपल, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर पैन कंपलसरी फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। अब मतलब कि जब आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके लिए आपका जो पैन कार्ड है वो बहुत जरूरी है, यही आपको इसमें बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं इनकम टैक्स 8th अमेंडमेंट रूल्स 2002 मेड इट मैंडेटरी फॉर अ पर्सन टू कोट परमानेंट अकाउंट नंबर्स पैन issued by the income tax department for securities transaction of over 1 लाख, ठीक है। अगर आप 1 लाख से ज़्यादा रुपए की सिक्योरिटी में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको अपना पैन नंबर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनकम टैक्स 8 अमेंडमेंट कहता है। अमेंडमेंट मतलब जो संशोधन होता है, एक तरीके से जो चेंजेस होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर फिनिश करेंगे। इस चैप्टर में अभी मैं थोड़ा सा वाइंड अप करूंगी यहाँ पर कि आपने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। आपने पूरे चैप्टर में देखो अभी क्या पढ़ा, कि चैप्टर का नाम यहाँ पर फिर से बताती हूँ आपको, क्या था चैप्टर का नाम, क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई क्लियरिंग कैसे होती है ना। तो कितने दिन हो गए हमें करते करते, पे इन पे आउट क्या होता है, कैसे क्लियर होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे 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 सिक्योरिटीज पहुंचती है, ठीक है, उसका पूरा हमने पढ़ा था। कैसे सिक्योरिटी और फंड का सेटलमेंट होता है, इस सब को हम पढ़ चुके हैं। शॉर्टेजेस हैंडलिंग क्या होता है, इसको हमने पढ़ा। और कितने रिस्क, कितने तरीके के होते हैं सेटलमेंट में। उसके बाद रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हमने 3 मार्जिन पढ़े थे, ठीक है। तो अगर मैं आपको पहले बता रही हूँ, अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लीजिए, बिकॉज ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें हमने सिक्योरिटीज़ का नंबर क्या होता है वगैरह वगैरह पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे लीगल फ्रेमवर्क अपने टॉपिक पे। उसके बाद हमने सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशन एक्ट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई क्या क्या सैलिएंट फीचर होते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, फिर इसका पूरा एक्ट पढ़ा, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रॉड क्या होता है इन सब के रिलेटेड में, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ा, और अभी हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अभी थोड़े दिनों के बाद ही मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ, जहाँ पे आपके लिए एक एक क्वेश्चन लेकर आऊँगी, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मतलब एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊँगी, सॉल्यूशन हम करेंगे वीडियोज़ में, ताकि आपको बहुत ही ईजिली आपको ये सब्जेक्ट भी समझ में आ जाए और आपके मार्क्स भी 100 से तो कम का सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलिए बाय, थैंक यू।